वही वाला क्वेश्चन है, 0.45 0.3, आपने कहा यार 33 रुपए का फायदा है, करना है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे 100 मांग रहा था, ऐसे ही था। आपने कहा जी 33 रुपए का फायदा है, ये तो करेंगे, डन करें। आप चले गए पैसे लेने, 100 मिलियन है जो आपने इन्वेस्ट करना है, आप चले गए पैसे लेने बैंक, क्योंकि आपका बैंक आपको 10% दे रहा था। अभी ये सोचते रहे बात, आपका बैंक आपको 10% दे रहा था। आपने कहा कि भैया मेरा 100 मिलियन दे दीजिए बैंक से, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। ये ऐसे ही मेड अप स्टोरी है समझाने के लिए आप लोगों को। बैंक मैनेजर परेशान हुआ, उसने कहा यार 100 का 100 मिलियन इकट्ठा जा रहा है। अच्छा सर आप पैसे ना निकालें, आप 10% की जगह 12% ले लें। अब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% की जगह 12% हो गया। अब क्या करेंगे? आप वापस आएंगे ऑफिस आकर आप फिर क्या करेंगे? अब 12% के ऊपर एक दफा फिर अप्रेजल करके देखेंगे कि यार मुझे कुछ बचता भी है कि नहीं। आपने 12% पे किया, आपको फिर कुछ बचा, आपने कहा अच्छा यार शायद 22 रुपए, मुझे नहीं पता, ये एवं ही बात कर रहा हूँ, अब 22 रुपए बचा, आप फिर बैंक चले गए, यार नहीं मुझे तू भाई 100 मिलियन नहीं दे रहा। मैनेजर कहता है सर 12 छोड़े, 15 ने। आपको फिर आपकी राल टपकी, आपने कहा यार 15% दे रहा है। अच्छा चलो फिर एनालिसिस करके आता हूँ। एनालिसिस कैसे करना है? वही कि यार इमरान साहब 50 रुपए दे रहे हैं, मुझे बैंक क्या देगा? अच्छा इमरान साहब 40 दे रहे हैं, मैं आज क्या इन्वेस्ट करूं तो बैंक क्या देगा? वही सर आपने कुछ किया, आपकी फिर पॉजिटिव आ गई प्रेजेंट वैल्यू कोई 10 रुपए, चलो पता नहीं कितनी आएगी लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, चलो 10 रुपए। आप फिर बैंक चले गए, भैया तू मेरा 100 मिलियन दे। बैंक कहता है भाईजान छोड़े 20 ले लो। आप फिर वापस आ जाए। ये काम ये हो रहा है कि वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ाया जा रहा है। आप कब तक ऐसा करेंगे कि बैंक को जाके कहेंगे मेरा 100 दे? तब तक जब तक आपकी एनपीवी, ये जो एनपीवी है, ये एनपीवी 0 ना हो जाए। यानी जो बैंक आपको कोई भी परसेंटेज, आई डोंट नो व्हाट, कोई ऐसी परसेंटेज बैंक ऑफर कर दे कि ये आपकी एनपीवी 0 आ जाए। इसका मतलब है जो आप बैंक में इन्वेस्ट करके बैठे हो, या जो आप आज बैंक में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ये पैसे बन जाएंगे, वही पैसे मैं आपसे मांग रहा हूँ और वही पैसे बैंक आपको दे रहा है। आप इनडिफरेंट हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि ये परसेंटेज जो भी है, मैं अभी फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ 21%, ये वो परसेंटेज है जो बैंक आपको देने को तैयार है, और यही वो परसेंटेज है जो आपका बिजनेस आपको देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि दोनों में रिटर्न सेम है। बात समझ आ रही है? ये आपका होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन उसको आप 12, 15, 20, ये ट्रायल एंड एरर, हिट एंड एरर पे नहीं जाते हो कि यार हर एक पे करते रहो, देखें किस पे 0 आएगा। उसको करने का तरीका फिर ये होता है कि आप लोग अभी बैंक के पास जाने से पहले, अगली दफा ऐसा होगा ना, मतलब मैं मतलब टेक्निक में मेड अप स्टोरी, तो मैं घर से पहले ही तैयारी करके जाऊंगा कि यार कहाँ तक बैंक वाला मुझे कहेगा तो मैं आऊंगा, वरना मैं अपना डिसीजन चेंज कर दूंगा। क्योंकि अगर बैंक ने मुझे कहीं 22% या 24% दिया, ये जैसे मैंने 25% पे निकाला हुआ है, तो 25% में मेरी कैश फ्लो नेगेटिव हो रही है। अब मैं कहूंगा यार हाँ बैंक में ही पड़ा रहने दो। क्यों? क्योंकि बैंक मुझे आज 40 रुपए रखवाऊं तो साल बाद 50 बन जाएंगे, आज 25 रुपए रखवाऊं तो 40। बैंक के हिसाब से मैं शायद आज 100 से कुछ कम पैसे रखवाऊंगा तो मैं 100 कमा सकता हूँ। अच्छा आप 100 मांग रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा तो 0.61 का नुकसान है ना। इसका मतलब ये हो गया कि आपका प्रोजेक्ट 10 से 25 के बीच में कुछ कमा के दे रहा है। वो कहाँ कमा के दे रहा है? जहां पर 0 होगा वो कमा के दे रहा है। ठीक है, समझे? अब यहाँ से उलमा ने ये कैसे भी निकाला होगा फार्मूला। उन्होंने कहा अच्छा यार देखते हैं, ये सीढ़ियां हैं, अगर मैं 10% पे बात करता हूं तो मुझे 33 रुपए बचते हैं। अगर मैं 24-25% पे बात करता हूं तो मुझे बचता कुछ नहीं है बल्कि 0.61 नुकसान होता है। कितना डिफरेंस है इन दोनों के अंदर?
33.65 के अंदर और 0.61 के अंदर। जी कितना डिफरेंस है इनके अंदर? एक माइनस, अगर तो आप लोग कहते हैं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस है 33.04 का, तो आप लोग गलत कह रहे हैं। मैं देखूं क्या आया जी। अगर तो आप कह रहे हैं 33.04 का डिफरेंस है तो आप गलत कह रहे हैं। फिर सोचें कैसे? 33.04 नहीं है आपकी, कोई ना लिखे 33.04। मुझे पता है कि हाँ जी ये कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है। 33.04 का डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। अब देखें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये -1 है, और ये -2 है। इस -2 और इस 3 में कितना फर्क है? 1 का फर्क तो नहीं है, ये तो 5 का फर्क है। क्यों? मैंने इनका डिफरेंस पूछा। मैथ्स के रूल से आप करो, 33.65 माइनस -0.61 है ना? तो ये डिफरेंस इनका बनता है 34.26। ये डिफरेंस बनता है इनके अंदर। बल्कि मेरे पास तो 34.26 नहीं, 34.30 ही बन रहा है। 33.65। अच्छा मैंने यहाँ पे भी 65 दे दिया। होल्ड कीजिए 61 करना है। हाँ जी 26 का ही आ रहा है, 34.26। बात समझ आई? अब ये 34.26, मैं ये कहता हूँ यार, जब मैं ये 10 पे होता हूँ तो 33.65, जब मैं 25 पे होता हूँ तो ये मैं 10 स्टेप्स ऊपर, बल्कि 10 नहीं 15 स्टेप्स ऊपर चढ़ा तो 34.26 का फर्क आया। मेरा हर स्टेप मुझे कितना डिफरेंस दे रहा है? मेरा हर स्टेप मुझे डिफरेंस दे रहा है तकरीबन, मैंने 15 स्टेप्स पे जो है 2.284 का। ऐसे ही है, मैं 1% ऊपर जाऊंगा 2.284 का फर्क पड़ेगा, 1% और ऊपर जाऊंगा 2. ये एक लीनियर सा मैंने फर्क तलाश किया, ठीक। फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा मुझे टोटल फर्क तो 33.65 नीचे जाना है जीरो करने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा 33.65 अगर हर एक मुझे 2.284 का फर्क दे रहा है तो प्लस 33.65 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये कोई मैं 14.73 स्टेप्स ऊपर जाऊंगा, स्टेप्स, तो वो जीरो हो जाएगा। बात समझ आ रही है? 15 स्टेप्स, 34 का डिफरेंस, हर डिफरेंस 2.284 का, जीरो क्या करना है 33.65 नीचे आना है। तो मैंने 33.65 स्टेप्स ऑफ 2.284, 14.73 स्टेप्स हैं जो मैं ऊपर चढ़ूंगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है 10 पे तो मैं खड़ा हूँ, 14 स्टेप्स और ऊपर जाऊं, इसका मतलब है 24.73% पे जीरो होगा। क्या ख्याल है? ठीक है। उलमा ने इतना मुश्किल करके बजाय इसी चीज को फार्मूला में डिस्कस किया। फार्मूला वो कहता है जी एनपीवी निकालें, लोअर लिमिट लिखें कितनी है आपकी 10, प्लस आपने करना है उसके अंदर एनपीवी एट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर लिमिट माइनस एनपीवी एट अपर लिमिट, वो भी माइनस में थी तो वो ऐड हो गई, और मल्टीप्लाई बाय हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हायर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, 25 माइनस 10 24.7। ये बाद में 10 ऐड होगा, पहले ये सारा सॉल्व होगा और फिर 10 ऐड होगा तो 24.7। तो ये उन लोगों ने निकाला। अच्छा इसके ऊपर मेरा IRR आएगा, ये मेरा बिजनेस मुझे रिटर्न दे रहा है। अब आप बैंक जाओ, बैंक कहते हैं यार 10% ना निकालें, सिर्फ 15 ले लें। आपको पता है मेरा IRR 24 है भाई, मुझे 15 को फायदा ही कोई नहीं, 20 का फायदा कोई नहीं, 22 का फायदा कोई नहीं, 24.7 से ज्यादा देगा तो रुकता हूँ भाई, इससे ज्यादा पे मैं नहीं रुकूंगा, ठीक है। इससे काम पे यहाँ पर आप इंडिफरेंट है, ये आपका IRR है।
ये बात भी ओके, क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? जो 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 जब मैं स्टूडेंट था, जब मेरा पेपर था, मैंने क्या किया, मैंने 10% पे अपना IRR निकालने के लिए पहला निकाला तो पॉजिटिव थी आई वैल्यू, मैंने 15% पे ले लिया, फिर पॉजिटिव थी, मैंने को 20% पे ले लिया, फिर पॉजिटिव थी, मैंने को 25% पे गया, फिर पॉजिटिव थी। मेरे हाथ पैर फूल गए यार उस वक्त। हुआ ये, मैं कहा यार अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं फ्रीक आउट हो गया था, इतना टाइम लग रहा था इसके ऊपर। वो कहीं 30 पे जाकर मेरा जाकर नेगेटिव हुआ, तो मैंने फार्मूला लगाया। फिर जब मुझे अकल आई, जाहिर बात है पढ़ाने से अकल आती है, फिर जब मुझे अकल आई और मैंने जब किताबें भी पढ़ी, तो मैंने कहा यार एक फार्मूला है और लीनियर इक्वेशन का फार्मूला है, अगर आपका 10% पे पॉजिटिव है और 15% पे पॉजिटिव है, तो भी आप इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर लिख दें, होगा क्या, आपका 15% पे सपोज हमने क्या निकाला था 10 है, ठीक है, आप क्या करोगे, मैं अभी ये इसका आंसर 22 नहीं आएगा, 24 नहीं आएगा, लेकिन आप क्या करते हो 33.65 डिवाइड बाय 33.65 माइनस 10, क्योंकि अब ये 10 माइनस का नहीं है, इसलिए माइनस 10 नहीं होगा, ठीक है। तो ये 10 कहाँ से आया, ये 15% पे मैंने एज्यूम किया होगा, जो भी होगा आपका IRR आ जाएगा। आपका IRR 24.7 नहीं होगा, आपका IRR आइदर 22 और 26 हो सकता है, ठीक है। अभी इस पे भी बहस कर लेते हैं, तो इस पे परेशान नहीं होना, ये IRR हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक हो गया। तो अगर तो पहला नेगेटिव आ गया है, तो आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे आने की जरूरत है। फिर आपकी लोअर लिमिट 5% होगी, उस पर आप देख लो शायद पॉजिटिव हो जाए, नहीं होता नेगेटिव के साथ आंसर निकालो, आगे चलो, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए तो हम बेहतर IRR दे सकते हैं, लेकिन IRR जो है, अभी देखो हमने क्या किया, ये हम लोगों के पास पॉजिटिव अमाउंट्स हैं, ये नेगेटिव अमाउंट्स हैं, और ये डिफरेंट किस्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। हमने कहा ये यार 10% था, 10% पे इतना है, और ये 25% है, 25% पे इतना है, और मैंने एक बराबर बराबर डिफरेंस, ये इसीलिए आपको समझा रहा था, ये सीढ़ियों वाली कहानी, बराबर बराबर डिफरेंस लेकर मैंने एक सीधी लाइन बना दिया, है ना, कि यार ये जो आया ना, ये मेरा IRR है। हमेशा ये जो लाइन सीधी नहीं होती, ये हमेशा थोड़ी सी कर्वी होती, ठीक है। ये कर्व फाइंड करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कह देते हैं कि यार अप्रोक्सीमेटली ये होगा, ये असल IRR कोई नहीं बताता असल IRR क्या है, कोई फार्मूला आज तक नहीं बताता कि असल IRR क्या है, हम एस्टिमेटेड IRR पे बात करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट है, डन। इसीलिए जब मैं IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम कर रहे थे और हम लोग वैल्यूएशन में कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने कहा था या तो तुम IRR से बॉन्ड की कॉस्ट निकाल लो, या तुम लोग एस्टिमेशन फार्मूला यूज कर लो, दोनों के आंसर में थोड़ी सी वेरिएशन होगी, कोई मसला नहीं है, एक्सेप्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को आपने बताना है कि ये अप्रोक्सीमेट है, असल IRR थोड़ा सा शिफ्टेड होगा। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार ये एक सिनेरियो है, ये एक कंपनी है, मुझे इस कंपनी का आप लोग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करके दो, आप कौन सी टेक्निक लोगे? आपके पास टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? आपके पास टेक्निक्स अभी जो डिस्कस हुई हैं, तो आपके पास है पे बैक, आपके पास है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपके पास है नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपके पास है IRR। आप कहते हो यार पे बैक तो नहीं लेनी, क्यों? यार टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करती। आप कहते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों नहीं लेनी, और यार ये तो कैश फ्लोज को नहीं देखती। अच्छा, NPV, हाँ NPV अच्छी है, और IRR भी अच्छा है, परसेंटेज में दे रहा है, लेकिन IRR तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं यार, एब्सोल्यूट नहीं बता रहे। NPV बेशक इसके ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन आज तक NPV दी बेस्ट मानी जाती है,
मोस्टली कंपनीज एनपीवी के ऊपर ही अपने फैसले करती हैं। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू बता रही है। ठीक, आईआरआर में जो जो इसके ड्रॉबैक्स हैं ना आईआरआर के, अप्रोक्सीमेट नहीं है। और अगर अगर होता क्या है, मैं वापस आईआरआर के ग्राफ पे आता हूँ। होता ही है, ये ग्राफ है आईआरआर का। अगर आपका एक एक इनफ्लो है, फिर इनफ्लो है, फिर आउटफ्लो हो जाता है, फिर इनफ्लो है, फिर आउटफ्लो हो जाता है, इसको कहते हैं कि ये नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज है। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज, गैर रवायती, रवायती नहीं है, रवायती कन्वेंशनल। रवायती कैश फ्लोज क्या होती है यार? एक आउटफ्लो है, बाकी सारी इनफ्लोज है। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज होंगी ना जब आपके, तो आपके पास आईआरआर यूं गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा गिरेगा, मल्टीपल आईआरआर आ जाएंगे आपके पास। और जब मल्टीपल आईआरआर आ जाते हैं तो आईआरआर का कोई फायदा नहीं, ये भी नुकसान है इसका। ठीक हो गया। इसके लिए फिर मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकला था। सीखेंगे क्या होता है ये। ठीक, ये इन ड्रॉबैक्स को खत्म करने के लिए। तो ये भाई और बहनों आप लोगों का आईआरआर था, और वो आप लोगों का था एनपीवी। अच्छा, समटाइम्स आईआरआर में मैं एक और बात बता दूं, एन्युटीज का आईआरआर निकालना बहुत ही आसान होता है। एन्युटीज का आईआरआर कैसे निकालते हैं यार? वो जी 0 टाइम के ऊपर 100 है आउटफ्लो, और 1 से लेके 5 साल तक आपको 15 रुपए आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है कि एनपीवी 0 होनी चाहिए आईआरआर के लिए। ओके, आपको ये भी पता है कि ये 1 होता है। आप कहते हो अच्छा ये तो 100 हो गया। आपको ये भी पता है कि यार ये अब 100 पॉजिटिव होगा तो ये 100 होगा, 0। फिर आपको ये भी पता है कि समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ये होगा 100। तो आप क्या करते हो? आप 100 डिवाइडेड बाय 15 करके अपना फैक्टर ढूंढते हो कि मेरा फैक्टर बनता है 6.6667। अब आप क्या करते हो? आप जाते हो अपने एन्युटी टेबल के ऊपर। उस एन्युटी टेबल के ऊपर, ये एन्युटी टेबल आप लोगों को नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल में। इस एन्युटी टेबल के ऊपर आप देखते हो 5 साल के अंदर किस परसेंटेज के नीचे 6.66 आता है। ठीक है। तो वो 5 साल के अंदर जिस परसेंटेज के नीचे 6.66 आ रहा होगा, आप कहते हो यार हम लोगों का आईआरआर उतने परसेंट है। ठीक है, यहाँ पर वो परसेंटेज आ जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि जी वो कितने परसेंट है। ये जस्ट मैंने 12% किया। आप 6.66 को रिवर्स में कैलकुलेट ढूंढ लेते हो कि यार ये कितने उसके नीचे। ठीक है। इस तरह आप परपेचुटी और उसका भी आईआरआर देख सकते हैं। परपेचुटी का आईआरआर सिंपल होता है। परपेचुटी में तो आपने ये बताना है कि कितने पैसे आ रहे हैं आपके। 15 आ रहे हैं। अच्छा जी, 15 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको परसेंटेज पता लग जाएगी कितने परसेंट रिटर्न देना है आपका प्रोजेक्ट। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये थी आपकी एनपीवी। अब इंशाल्लाह ताला कल हम क्या करेंगे? कल हम डिस्कस करेंगे फर्दर एस्पेक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास। फर्दर एस्पेक्ट्स में अभी भी 2 चीजें मुझे पुराने सिलेबस में से सिखानी है आपको। इन्फ्लेशन अगर आएगी तो क्या करना है, टैक्स अगर आएगा तो क्या करना है। फिर हमारा शुरू हो जाएगा ईक क्या होती है, कैपिटल रैशनिंग क्या होती है, फिर हमारे पास रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या होता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजर। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजर को सिखाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस होगा, उसको कहा जाता है फॉरेक्स, ताकि आपको रेट का भी पता लगे कि फॉरेन करेंसी रेट्स कैसे होते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल है, चाइना में आप येन में कमा रहे होगे, आपने अपनी कंट्री में देखना है कितने पैसे हैं, तो फॉरेक्स को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ठीक है। फिर हम फ्यूचर में ये करेंगे। ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता था क्योंकि ये सब कुछ इन्फ्लेशन, टैक्स और ये सारी चीजें ये आपको पिछली क्लासों में पढ़ाई गई हैं। मैं ये और ये 2 दिन में, 4 दिन, 3 दिन में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इनकी कितनी जरूरत है पैसे।
इसलिए प्लीज़ हियर मी, और मैं अपने बेसिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सारे के सारे, और फिर हम जब ये चीज़ें करेंगे ई और कैपिटल और ये वगैरह वगैरह, तो फिर आप लोगों को ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ आना शुरू होगी। ठीक है, अभी अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझे बता दें, तो हम उसके साथ Sir, how ulama did this? Although this formula is based on interest, interest-based means is calculated using present value. अच्छा, कौन से फार्मूले की बात कर रहे हो आप? एनपीवी की बात कर रहे हो? चलो मैं देखता हूँ। How ulama did this? Although this formula is based on interest. अच्छा, आप ये ठीक है, इंटरेस्ट पे नहीं है यार। देखो, अभी अभी मैं एक बड़ी मजेदार आपको बात बताता हूँ, बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। मैं एमफिल कर रहा था, और एमफिल में हम लोगों को पढ़ाने आए इस्लामिक फाइनेंस, एक मुफ्ती साहब तो नहीं थे, उनका एक लेक्चर हुआ मुफ्ती साहब का इस्लामिक फाइनेंस पे। अब क्योंकि ये बड़ा हॉट टॉपिक है, हम लोग सारे शुगल में लगे हुए थे लड़के सारे, तो उसमें हमने जो जो ये जो लीज होती है और इस्लामिक फाइनेंस में रेंटल्स होते हैं, हम लोगों ने इनकी कैलकुलेशंस करके उन्हें दिखाई कि सर यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक और यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक दोनों बैंक सेम दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने बड़ी मज़ेदार तरीके से हम लोगों को, अभी वो नहीं है बहस कि मैंने क्या करना है, तो रेंट उन्होंने बताया कि रेंट इज हलाल लेकिन सूद इज हराम। उन्होंने सिंपल बात की, यार पैसे के ऊपर पैसा कमाना, पैसे के ऊपर किसी से पैसा लेना जो होता है ना, वो ठीक नहीं है, वो जायज़ नहीं है। हाँ, आप गाड़ी खरीद के दे दो और उसके ऊपर रेंट ले लो, वो जायज़ है। बहरहाल, तो वो उलमा इंटरेस्ट पे बात ये करते हैं अभी कि यार अच्छा, पैसे 1000 रुपया दे दो, 1000 रुपया 10 साल बाद वापस करोगे, ओके। वो कहते हैं यार ऐसा करते हैं, तुम सोना दे दो मुझे 1000 रुपए का, तो 10 साल बाद उतना ही सोना वापस कर देना। ठीक है, इस तरह से। तो वो एक शुगल उलमा जो होते हैं, आलम होते हैं, और आलम ऑफ फाइनेंस। ठीक है, वो मेरे मुंह से जरा उलमा निकल जाता है उनके लिए। अच्छा जी सर, प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दें। आईआरआर कुडंट अंडरस्टैंड। अच्छा, आईआरआर पे फंसे हुए हो। आईआरआर होता यह है कि जहां पर हम लोगों का एनपीवी 0 हो जाए, या जो हमारा प्रोजेक्ट हम लोगों को कितना रिटर्न दे रहा है, वो आईआरआर होता है। नोट्स लिखे हुए हैं, नोट्स में आप पढ़ते रहेंगे, आपको समझ आ जाएगी। हमें रिकवर हो गई, हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि ये पे बैक का तरह का है, लेकिन पे बैक नहीं है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहा होता है। हाँ, एक चीज होती है जिसको कहा जाता है, जो मैंने यहाँ डिस्कस किया था, जिसको कहा जाता है डिस्काउंटेड पे बैक। डिस्काउंटेड पे बैक कैसे निकाला जाता है कि आप इनको डिस्काउंट करें सारी कैश फ्लोज को, और फिर पे बैक देखें कब हो रहा है, 45 और 33 और 22 और 100 रुपया कब हो रहा है। सिंपल कैश फ्लोज पे नहीं, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के ऊपर डिस्काउंटेड पे बैक देखें। ठीक है, ये सिर्फ पे बैक बताएगा, और पे बैक ईयर्स में होता है ना। तो ये तो आपको प्रॉफिट बता रहा है एनपीवी के, प्रॉफिट कितना हो रहा है। अच्छा जी, तो ये पे बैक की तरह का तो है, लेकिन प्रॉफिट बताएगा। सर एनपीवी फार्मूला, एनपीवी का फार्मूला, ओके, एनपीवी का फार्मूला लिख लो यार। एनपीवी का फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, और ये माइनस होंगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में। अगर बुक में जाओगे तो बुक में फार्मूला क्या होगा जी, कैश फ्लो एट 0 टर्म। ठीक है, प्लस, क्योंकि ये माइनस में होगी, आपको पता है ये नेगेटिव होगी, प्लस कैश फ्लो ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर -1, प्लस कैश फ्लो ऑफ ईयर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r की वैल्यू -2, ब्ला 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 ब्ला, कैश फ्लो ऑफ n ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट की पावर -n। ये लो फार्मूला बना दिया मैंने। ठीक है,
तो इस तरह फार्मूले बना बना के कंफ्यूजन ही डाली हुई होती है स्टूडेंट्स को। एक एक मेरा स्टूडेंट था, अब बातों में फिर लग गया। एक मेरा स्टूडेंट था बेचारा एसीसीए का, वो कहीं एसीसीए में फंसा, एमबीए करने चला गया। एमबीए कर रहा था, कोई टीचर पढ़ा रहा था, एनपीवी वो मेरे से पढ़ के गया हुआ था। अब एमबीए की जितनी किताबें देखोगे ना, उनमें ये फार्मूले होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसको टीचर ने पढ़ाया कि यार फार्मूला होता है जी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 + रेट की पावर, सॉरी ये माइनस नहीं है, ओहो गुनाह कबीरा होने लगा था मेरे से। माइनस नहीं है ये, तो नीचे तो माइनस नहीं होती। हाँ जी, 1 2 ऊपर आके माइनस होंगी। अच्छा, तो उसको भी पढ़ाया एन। उसने कहा सर ये ऐसे हो सकता है 1 + रेट की पावर -n, क्योंकि मैंने समझाया हुआ था उसने एफिशिएंसी देने के लिए। और टीचर कहते हैं यार तुम लोग पता नहीं किधर से आ जाते हो, एसीसीए वाले, तुम समझते हो तुम लोगों को ये किसी किताब में दिखाओ, ये फार्मूला लिखा हो किसी किताब में दिखाओ। अच्छा, वो बेचारा परेशान हो गया, उसको किताबें खोले, किताबों में ये फार्मूले लिखे हुए हैं। उसने फिर सर को कहा सर देखें ये एन है, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये -n ही बनेगा। कहते हैं यार जाओ, बहरहाल ये फार्मूला मुझे दिखाओ किसी किताब में, तो वो किसी किताब में था ही नहीं। ठीक, तो वो ऐसे ही मुझे याद आ गया, तो ये एनपीवी के फार्मूले से याद आ गया। फार्मूला कोई नहीं होता यार, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फार्मूले बनते रहते हैं। अच्छा जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, 25% पे ये इतनी कम और नेगेटिव क्यों हुई? ओके, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। आज 1000 रुपया, सॉरी 1100 रुपया आपको चाहिए साल बाद, आपका बैंक देता है 10%। आज आप कितने पैसे रखोगे? आप 1000 रुपया रखोगे, क्यों? इस सोच से कि अच्छा यार 100 रुपया बैंक डाल देगा, 1100 देंगे। आपको चाहिए 1100, बैंक कहता है 10 नहीं, मैं 20% दूंगा। अब आप 1000 से ज्यादा पैसे रखोगे या कम पैसे रखोगे? जाहिर बात है आप कम पैसे रखोगे, मे भी 700 800 कितने मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा पैसे बैंक ऐड करेगा 1100 बनाने के लिए। तो जितनी परसेंटेज ऊपर जाते जाओगे, उतनी प्रेजेंट वैल्यू नीचे आती जाएगी। ये रिलेशन भी मत भूलना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है तो प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए वो माइनस में आ गई थी उसके बाद। ठीक है, ओके, ये भी डन हो गया। उसके बाद नो सर आई वाज मोटिवेटिंग इंटरव्यू फार्मूला उलेमा डिस्कशन बट सर थैंक्स अबाउट एक्सप्लेनिंग फार्मूला। अच्छा, डन हो गया, ये लाला ही हो गया। ओके, ठीक है। अच्छा जी बहनों और भाइयों, फिर हम लोग कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला फर्दर एस्पेक्ट्स के साथ। और कल हम लोग करेंगे इन्फ्लेशन। और अगर तो आप थ्योरी में पढ़ लो ना, जो मैंने नोट्स किए हुए हैं, तो आसानी हो जाएगी, मैं जल्दी जल्दी समझा दूंगा। सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन सामने रख के ना कैलकुलेशन समझा दूंगा कैसी होती है, क्योंकि ये टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन समझाना भी चाहता हूँ। तो फिर हम फर्दर एस्पेक्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक हो गया? चलें जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। आज के लिए क्लास खत्म हमारी। अल्लाह हाफ़िज़।